गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में कर संरचना के बारे में। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में कर संरचना, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार से टैक्सेस लगाए जाते हैं, कितने प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं, कर कौन लगाता है और उन करों से जो पैसा आता है उसका क्या होता है, करों का क्लासिफिकेशन क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, करों का बेस, लफार कर वो क्या चीज है, और उससे संबंधित इस चैप्टर से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको किसी प्रकार की कोई और दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर में ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, आरपीएससी की या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की, या आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी कर रहे हैं, हर सेक्शन के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ बेसिक आइडियाज डिस्कस करूंगा और वो बेसिक आइडिया से संबंधित क्वेश्चंस सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग पहले इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, आपके मन में एक बात आ सकती है, क्या सर, आपके मन में ये बात आ सकती है कि सर हम तो ना बेरोजगार हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, हम टैक्स पे नहीं करते। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ लो, देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है। जिसने जन्म ले लिया उसके बाद उसकी मृत्यु होने तक वो टैक्स पे करता है। उसका आपको मालूम नहीं चलता कि आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन टैक्स आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। सर ऐसा कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, थोड़ी सी हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं। हिस्ट्री में कैसे, आप राजा महाराजाओं का आपने काल सुना, आज से बहुत साल पहले, अंग्रेजों से पहले राजा महाराजा होते थे। वो क्या करते थे, वो आम जनता पे कर लगाते थे, ठीक है। किस रूप में लगाते थे, लगान के रूप में, और आम जनता लगान के रूप में उस कर को पे करती थी राजा को। उसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने लगान लगाया, आम जनता ने लगान के रूप में पे किया अंग्रेजों को। और अब हम लोग किस व्यवस्था में हैं, अब हम लोग व्यवस्था में हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लोकतांत्रिक व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था भी कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संसद है और संसद में एक चुनी हुई सरकार होती है। वो चुनी हुई सरकार संसद में बैठ के आम जनता पे कर लगाती है। कर क्यों लगाती है, मतलब शौक थोड़ी होता है सरकार को कर लगाने का। इसका कारण है दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राज्य के निर्देशित तत्व दिए हुए हैं भाग 4 के अंदर, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसके अंदर क्या कहा गया है कि एक चुनी हुई सरकार वेलफेयर स्टेट का काम करेगी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी कौन, चुनी हुई सरकार। इसलिए सरकार कल्याणकारी राज्य को की अवधारणा को पूरा करने के लिए, वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसको पूरा करने के लिए सरकार कर लगाती है, क्योंकि कर से उनको रेवेन्यू मिलता है और रेवेन्यू से वो विकास कार्य करती है। विकास कार्य क्या होते हैं, आप कर देखो, कर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप कर चुकाते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ नहीं मिलता। यानी अगर आपने इस मोबाइल पे टैक्स पे किया, आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिलेगा। आपने इनकम टैक्स पे किया तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें सड़कें मिलती हैं, हमें रोड मिलती है, एयरपोर्ट, हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा डिफेंस, हमारी एजुकेशन, इन सब पे सरकार पैसा खर्च करती है। इन सब के लिए सरकार भी जो पैसा खर्च करती है उसके लिए सरकार को चाहिए रेवेन्यू, ठीक है। और वो रेवेन्यू कहां से आएगा, वो रेवेन्यू आएगा टैक्सेस से। तो यहाँ पे क्या काम है, जो सरकार है वो कर लगाती है, किस पे लगाती है, सभी व्यक्तियों पे कर लगाती है। किस लिए लगाती है, विकास कार्य करने के लिए। क्यों, क्योंकि उसको राजस्व की आवश्यकता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर एक चुनी हुई सरकार आम जनता पे कर लगाती है, आम जनता कर का भुगतान करती है, जिसके बदले जनता को कुछ भी नहीं मिलता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसको सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, डिफेंस, ये सब चीजें मिलती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और वो सब जो काम सरकार करती है उसके लिए सरकार को पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से आएगा, टैक्सेस से। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि सरकार के पास में जितने प्रकार से उससे रेवेन्यू आते हैं, अलग अलग सोर्सेज से सरकार के पास रेवेन्यू आता है, उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है ना वो टैक्स है, ठीक है। जैसे सरकार के पास 100 रुपए आते हैं ना, तो उसका जो बड़ा हिस्सा है, वो 100 रुपए का जो बड़ा हिस्सा होगा वो टैक्सेशन से आएगा, ठीक है। और टैक्स कौन पे करता है, आप और मैं। आप और मैं टैक्स पे करते हैं। और टैक्स पे करने वाले जो अच्छी कंट्रियां हैं, या अर्थशास्त्र में जो हमारी अर्थशास्त्र की बुक है उसमें चाणक्य ने क्या कहा है, चाणक्य क्या कहा है कि ये ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कर का साइज ऑप्टिमम है, यानी ऑप्टिमम कर का साइज है, वो शासन लंबे समय तक चलते हैं। तो कर व्यवस्था हमेशा ऑप्टिमम होनी चाहिए। कर इतने ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए जिससे आम जनता परेशान हो जाए, और इतने कम भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि सरकार अपना कार्य भी नहीं कर सके। इसलिए सरकार
लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर चुनी हुई सरकार कर लगाती है, ठीक है। ये इसका फंडामेंटल एस्पेक्ट था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्सेशन। दोस्तों कर कितने प्रकार के होते हैं? आपके मन में आएगा सर कर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, कर केवल दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ऐसा कैसे? डायरेक्ट टैक्स का क्लासिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्लासिफिकेशन नीचे दिया हुआ है, यानी ये जितने भी टैक्सेस जो नीचे दिए हुए हैं ना, ये सारे टैक्सेस इनका क्लासिफिकेशन है। तो बेसिकली टैक्स दो ही प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बाद में जितने भी टैक्स अगर हम लोग टैक्स को पूल में डाल दें और उनको लगा लगा के अलग जगह लगाएंगे ना, तो कुछ टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में चले जाएंगे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स में चले जाएंगे। इसका एक बेसिस है, कोई भी टैक्स डायरेक्ट टैक्स में क्यों जाता है, कोई भी टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्यों जाएगा, उसका एक बेसिस है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वो फंडामेंटल एस्पेक्ट कौन सा है जिसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं कि ये तो हमारा डायरेक्ट टैक्स होगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल कौन से हो गए? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, कॉर्पोरेशन टैक्स और एसटीटी। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या हो गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स और कस्टम। ये एग्जांपल है हमारे। ये आप उसको देख के एक चीज समझ में आ रही होगी कि जीएसटी, वैट और कस्टम ये तीनों जो टैक्स है ना, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। यानी एक बात समझ में आ गई कि जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसका एक बेस है, वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे। डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया? इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, कॉर्पोरेशन टैक्स और एसटीटी। इनकम टैक्स किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति ने कोई इनकम अर्न करी, किसी व्यक्ति ने कोई इनकम अर्न करी, उस इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसको कहते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। यहां पे जो व्यक्ति इनकम अर्न करता है वही व्यक्ति उसका टैक्स पे करता है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इनकम टैक्स। दूसरा कैपिटल गेन। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी या आपने कुछ शेयर खरीदे, शेयर मार्केट से आपने शेयर खरीदे और उसको कुछ समय तक होल्ड किया और उसके बाद में आपने उनको सेल कर दिया। जो आपका डिफरेंस होगा ना उस खरीदने का और बेचने का, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन, ठीक है। कैपिटल गेन को हिंदी में कहते हैं पूंजी लाभ और इनकम टैक्स को हिंदी में कहते हैं आयकर, ठीक है, और उसको कहते हैं पूंजी लाभ। तीसरा टैक्स आता है कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनियों पे लगने वाला कर है, इसको हिंदी में कहते हैं निगम कर। कोई भी कंपनी अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करती है, कंपनी की जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है वो 30% है, तो कोई भी कंपनी जो अपनी इनकम पे टैक्स पे करती है उसको कहते हैं निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। तीन एस्पेक्ट हो गए, मैंने आपको बता दिया। इनकम टैक्स, खुद की इनकम पे जो टैक्स लगता है। कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, यानी आपने कोई वस्तु या कोई शेयर खरीदे हैं और उनको कुछ समय तक रख के उसके बाद में उनको बेच दिया है, तो उसको कैपिटल गेन। तीसरा कंपनी जो टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेशन टैक्स। और अगला एस्पेक्ट है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपने अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा होगा तो ये शब्द एसटीटी ये बार बार आया होगा। सर एसटीटी, हाँ एसटीटी आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे तो आपके लिए बार बार आएगा। क्यों? जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में काम करता है तो कुछ शेयर खरीदता है, कुछ शेयर बेचता है, तो जो शेयर खरीदता है बेचता है तो उसका एक टर्नओवर काउंट होता है, उस टर्नओवर पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं एसटीटी। यानी यहां एक बात समझ में आ गई, एसटीटी किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। दूसरी बात क्या हो गई? शेयर बाजार में जो शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उनका जो ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं एसटीटी। ये भी प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, वैट की, कस्टम की। जीएसटी, अगर आपने कोई सामान खरीदा, आपने ये खरीदा, आपने ये खरीदा, कुछ भी आपने खरीदा, ये पेन खरीदा, ये कपड़े खरीदे, तो आपने कोई गुड्स खरीदा या फिर आपने कोई सर्विसेज ली। सर्विसेज का मतलब जैसे आप कोचिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वहां आपने सर्विसेज ली, या फिर आपने कोई लीगल सर्विसेज ली, या मेरे पास सीए के पास में आए और आपने सीए से संबंधित सर्विसेज ली। इन सर्विसेज पे या इन गुड्स पे जो टैक्स पे किया जाता है उसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है, ठीक है। 2017 से पहले ये बहुत सारे टैक्स होते थे, उनके बाद इनको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी, ठीक है। उससे पहले वेट चलता था और कस्टम। अगर आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, बाहर से कुछ मंगवाया सामान या बाहर भेजा, तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी पे करते हैं उसको कहते हैं कस्टम, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन था टाइप ऑफ टैक्सेशन का। टैक्स कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में।
कि आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे दिए और पूछ लिया कि कौन सा इनमें डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, कौन सा नहीं है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कोई टैक्स क्यों तो डायरेक्ट टैक्स में जाता है और क्यों इनडायरेक्ट टैक्स में जाता है। उससे पहले मैं आपसे एक और एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहता हूं कि टैक्सेस जो लगाए जाते हैं वो ऑप्टिमम कैसे हैं, ठीक है, मतलब ऑप्टिमम उनका स्ट्रक्चर कैसे रखा जाता है। यानी 18% की किसी प्रोडक्ट की रेट डिसाइड करी तो वो 18% ही क्यों है, वो 28 क्यों नहीं है, या फिर किसी की रेट 5% है तो 5 ही क्यों है, वो 12 क्यों नहीं है, ठीक है। हम लोग उसके लिए डिस्कस करेंगे लफार कर्व को। दोस्तों यह लफार कर्व, और सर लफार एक इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, ठीक है। तो लफार कर्व बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं लफार कर्व। लफार कर्व क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड रेवेन्यू रिसीव्ड, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट और रेवेन्यू रिसीव्ड, कर की दर और राजस्व के बीच जो संबंध दिखाता है उसे कहते हैं लफार कर्व। एग्जाम में ये आया, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ चुका कि लफार कर्व किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट और रेवेन्यू रिसीव्ड। जैसे कि मैं इस पेन की कीमत अगर 10 रुपए रखता हूं, ठीक है, तो उसको बहुत सारे लोग खरीदेंगे, फिर मैंने इसके 15 कर दिए तो और कम हो गए, फिर मैंने इसके 20 खरीद दिए, इसकी रेट तय कर दी तो और कम हो गए, 25 कर दिए और कम हो गए, और मैंने इसकी रेट 40 कर दी, कोई खरीदने नहीं आया, ठीक है। यानी क्या हुआ कि जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते गए आपका जो टैक्स नेट था, जो लोग टैक्स पे कर रहे थे वो आपके कम होते गए, ठीक है। तो ऑर्थर लफार ने क्या कहा कि टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब आपको पेन की रेट इतनी रखनी पड़ेगी जहां तक आपका इसका रेवेन्यू, उन प्रोडक्ट से जो आपको रेवेन्यू मिलता है वो रेवेन्यू आपका कम नहीं हो, वो रेट आपको इसकी रखनी पड़ेगी। कैसे, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, ये नीचे दी हुई टैक्स रेट, ठीक है, और यहां पे दिया हुआ टैक्स रेवेन्यू। अब मैं यहां से 0 से 100% दिया हुआ, मैं इसको मान लेता हूं 20%, ठीक है। सपोज करो ये 20% है, ठीक है, 20%, ये 20% है। तो अब मैंने 5% रखी, रेवेन्यू यहीं तक आया, फिर 10 किया, मैं रेवेन्यू यहां तक आया, फिर 15 किया, रेवेन्यू यहां तक आया, और फिर 20 किया तो रेवेन्यू यहां पहुंच गया, ठीक है। यह क्या हो गया, ऑप्टिमम स्ट्रक्चर। फिर मैंने रेट बढ़ा दी, 25% कर दी, यहां पे रेवेन्यू कम हो गया, 30 किया और रेवेन्यू कम हो गया, फिर रेवेन्यू कम होता गया। और जैसे मैंने इस पेन का एग्जाम, आपको पेन का एग्जांपल दिया कि मैंने इसकी रेट 40 रुपए कर दी, तो यार पेन बिकना ही बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रेट 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। जब आप रेट को 20% रखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है। तो ऑर्थर लफार ने क्या कहा कि आप टैक्स स्ट्रक्चर को वहां पे सेट कीजिए जहां पे आपको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। यानी इस पेन के अगर मैं 1000 क्वांटिटी सेल करता हूं 20 रुपए पे, तो आपको मिलते हैं हाईएस्ट रेवेन्यू, और जैसे मैंने इसकी रेट बढ़ाई आपकी सेल गिरना शुरू हो गई और आपको रेवेन्यू कम मिलना शुरू हो गया। तो आर्थर लफार ने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट और टैक्स रिसीव्ड, जो आपकी टैक्स रेट है और जो आपका रेवेन्यू मिल रहा है उसके बीच का जो संबंध है उसको हम लोग लफार कर्व कहते हैं। और यही बेसिस होता है, जितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं ना, उस टैक्स का जो रेट डिसाइड होता है वो टैक्स का रेट इसके बेसिस पे डिसाइड होता है, इस कर्व के बेसिस पे। क्योंकि यहां पे आपको टैक्स का रेट ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा जहां आपका रेवेन्यू हाईएस्ट हो, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लफार कर्व, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट और टैक्स रिसीव्ड, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, कर की दर राजस्व के अनुकूल होना चाहिए। अब सर यहां पे हमने रेट बढ़ाई लेकिन रेवेन्यू कम हो गया, इसका क्या कारण है। जब आपकी रेट बढ़ना शुरू हो जाती है ना एक समय के बाद में, एक ऑप्टिमम साइज के बाद में, तो जो आम पब्लिक होती है या तो उस प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर देती है, या जैसे सरकार के मामले में बात करूं, अगर सरकार ने किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, उसमें चोरी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कर वंचना जिसे हिंदी में कहते हैं ना, कर वंचना शुरू कर देंगे, टैक्स चोरी शुरू कर देंगे, ठीक है, या फिर उसके अल्टरनेटिव मार्क शुरू कर देंगे। जैसे आपने गोल्ड पे रेट बढ़ा दी, तो गोल्ड पे अगर आपने रेट बढ़ा दी क्या होगा, स्मगलिंग चालू हो जाएगी, ठीक है। आपने किसी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दी तो लोग क्या करेंगे, उनसे बिना टैक्स का जो माल है ना वो बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो टैक्स लगा के वो प्रोडक्ट महंगा हो रहा है। अगर आप देखो, आपने कुछ समय पहले आपने सुना होगा
कि गोल्ड की रेटें बढ़ा दी गई थी, गोल्ड पे जो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई। उसके बाद में आपने कितने भी एयरपोर्टों पे सुना होगा, यहाँ गोल्ड पकड़ लिया, यहाँ गोल्ड पकड़ लिया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि रेटें जैसे बढ़ी तो लोगों ने स्मगलिंग चालू कर दी। इसी वजह से रेटें का जो हमारे रेट्स है ना, जीएसटी की, इनकम टैक्स की, वो ऑप्टिमम रखी जाती है ताकि वहां पे हाईएस्ट रेवेन्यू में रिसीव हो। ये ऑर्थो लफार का जो कर्व है ये हमें ये बताता है कि कर की दर और राजस्व के बीच में संबंध क्या है, और हमें रेट कहां पे हाईएस्ट हमारा रेवेन्यू मिलेगा, उस हाईएस्ट रेवेन्यू जो पॉइंट है उस पे हमें ये टैक्स की रेट रखनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये लफार कर होता है, ये बेसिस है। मैंने आपको बताया कि कोई भी कर लगाने का बेस क्या है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि जो मैंने बताया कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो कोई भी जो टैक्स है वो क्यों तो डायरेक्ट टैक्स में जाता है और क्यों वो इनडायरेक्ट टैक्स में जाता है, उसका जो बेसिस है कि भाई ये तो मैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल हो गया या मैं डायरेक्ट टैक्स में शामिल हो गया, उसका जो बेस है वो क्या है? वो बेस है ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स या पॉइंट ऑफ पेमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं करापार और इंपैक्ट ऑफ टैक्स को हिंदी में कहते हैं कराघात। ऐसा सर समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, अभी समझ में आएगा। ये क्या कह रहा है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स, और ये कहता है इंपैक्ट ऑफ टैक्स, पॉइंट ऑफ टैक्स। यानी जहां कर लगता हुआ दिखाई देता है और भुगतान करने वाला व्यक्ति, यानी दो बातें कर रहा हूं मैं, कि जहां पे कर लगाया जाता है, दूसरी बात क्या है, जहां पे कर पे किया जाता है। अगर ये दोनों एक ही हैं अब तो उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो उनको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। सर अभी भी समझ नहीं आई, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इनकम टैक्स की बात करता हूं, मैंने पिछले साल में कुछ पैसा अर्न किया, मुझे कुछ इनकम हुई और उस इनकम के ऊपर मैंने टैक्स पे किया। ठीक है, तो टैक्स किस पे लगाया गया? मुझ पे, और टैक्स पे किसने किया? मैंने। तो यहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक जगह है, मैंने ही, मुझ पे टैक्स लगाया गया और मैंने टैक्स पे किया, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी बेची और उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हुई, तो टैक्स आप पे लगाया गया और आपने ही टैक्स पे किया, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग हो जाएं तो उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक जगह हो जाएं तो उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। अब इसको हम समझते हैं दोस्तों एग्जांपल से। पहला एग्जांपल मैंने आपको इनकम टैक्स कर दिया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपने ये मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल खरीदा, आपने ये खरीदा, ठीक है, मोबाइल खरीदा तो आपने टैक्स पे किया। वो टैक्स किस पे लगाया? सरकार ने वो टैक्स किस पे लगाया? ट्रेडर पे। ये ट्रेडर है, व्यापारी है, उस व्यापारी पे सरकार ने टैक्स लगाया, इसको कहेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। लेकिन टैक्स पे किसने किया? कंज्यूमर ने। टैक्स पे किसने किया? कंज्यूमर ने, आम आदमी ने। इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या हो गया यहाँ पे? आम आदमी, यानी टैक्स जिस पे लगाया गया उसने टैक्स पे नहीं किया, और जिस पे टैक्स लगाया गया उसने टैक्स पे किया। यानी ऐसा कैसे हो गया? आपने मोबाइल खरीदा, एक मोबाइल खरीदा और उस मोबाइल पे टैक्स लगाया गया 18%, और वो उस व्यापारी ने आपको टैक्स को सेल कर दिया तो आपने टैक्स पे किया। तो यहां पे कंज्यूमर ने, इंपैक्ट ऑफ टैक्स कौन हो गया? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर ने टैक्स पे किया। इसका मतलब क्या है कि जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में जिस पे टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स नहीं पे करता है, बल्कि कोई और पे करता है। कोई और कौन पे करता है? एंड कंज्यूमर। अब इसका डिफरेंस समझते हैं। ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने कहा जहां इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही जगह हैं, दोनों एक ही व्यक्ति पे हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स बोथ आर द वन पर्सन, देन वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, ठीक है। और इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं होगा, भार हस्तांतरण नहीं होगा। बर्डन ट्रांसफर मतलब मेरे पे टैक्स लगाया गया है इनकम टैक्स, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप टैक्स पे कर दो मेरा, या मैं उसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो यहां पे बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही जगह पे हैं, इसलिए उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं कि जहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स, करापात और कराघात दोनों एक व्यक्ति पे हो तो उसको कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, और इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जांपल इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, ये इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स बोथ आर डिफरेंट पर्सन, यानी जिस पे कर लगाया गया ट्रेडर,
और जिसने टैक्स पे किया एंड कंज्यूमर दोनों डिफरेंट पर्सन है, तो यहां पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। और बर्डन विल ट्रांसफर, बर्डन शिफ्ट होता है, वो मैं अभी बताता हूं बर्डन शिफ्ट कैसे होता है। यानी कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और बर्डन ट्रांसफर होता है। अब याद करो आप कि जब कोई सामान, ये मोबाइल किसने बनाया, ये Xiaomi का मोबाइल है, तो ये मोबाइल किसने बनाया, Xiaomi ने, उसकी फैक्ट्री में ट्रायल होगा। जब फैक्ट्री बनने के बाद में फैक्ट्री से जब माल निकला होगा तो उन्होंने टैक्स लगाया होगा, और ये माल कहां गया, C&F के पास में। इस हर स्टेट पे C&F होता है। उसके बाद वो माल गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर को सब डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रिटेलर, और रिटेलर से हमारे पास में आया एंड कंज्यूमर। यानी जब कंपनी ने अपना बर्डन कहां शिफ्ट कर दिया, टैक्स लगा के C&F के ऊपर, और C&F ने अपना बर्डन कहां शिफ्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। यानी अब चेन समझो आप, यहां पे मैन्युफैक्चरर है, वहां से फर्स्ट लेवल पे, उसके बाद सेकेंड लेवल, उसके बाद थर्ड लेवल, और फिर फोर्थ लेवल। कैसे, कंपनी ने मोबाइल बनाया, C&F को दे दिया, C&F ने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दे दिया, और रिटेलर ने एंड कंज्यूमर को दे दिया। यानी बर्डन शिफ्ट होता गया। यहां पे ये टैक्स पहले इन्होंने पे किया, फिर इन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, सेट ऑफ होता गया, और अल्टीमेटली ये बार किस पे आ गया, एंड कंज्यूमर पे। तो जहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स और पेमेंट ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग हो, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। एग्जांपल है जीएसटी। तो जितने भी प्रकार के हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगते हैं, उसको टैक्स में शामिल किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। और जितने प्रकार के हमारे इनकम टैक्स हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स हैं, उसको किसमें शामिल किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन दोनों का, ठीक है। अब आपको यहां तक कोई तकलीफ हो या किसी आगे कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि आपको कोई दिक्कत है या कोई चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक हमारा आपका वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। लफार कर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि एक अच्छी टैक्स, जो हमारा टैक्स सिस्टम है, एक अच्छा टैक्स सिस्टम किसे कहेंगे, ठीक है। किसको हम लोग बोलेंगे कि ये टैक्स सिस्टम ऑप्टिमम है। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए। इफिशिएंट मतलब जो कागजी कार्रवाई करनी होती है ना, वो बहुत मतलब कम कागजी कार्रवाई हो और जल्दी हो जाए, ठीक है। इफिशिएंट होना चाहिए, उसके अंदर फेयरनेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कोई कमी हो तो उसको सुधार किया जा सकता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव इजीनेस, यानी जो हमारा प्रशासन है